गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर अपना जो प्रीवियस चैप्टर है 4th चैप्टर उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। तो ये जैसे कि मैंने अपने पहले वाले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था बेटा कि सांप्रदायिकता क्या होती है, तो एक बार फिर थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। एक बार देखो, सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिकता का अर्थ बेसिकली क्या होता है कि जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना जाने लगता है और कोई एक धार्मिक समूह जो है वो अपनी मांगों को दूसरे समूह के विरोध में खड़ा करके देखने लगता है। यानी कि ये लगता है कि हमारा जो धर्म है या हमारी जो सोच है वही जो है वही सही है और दूसरे धर्म की या दूसरे जो है जो भी समुदाय है उन लोगों के जो भी सोच विचार है या जो भी मान्यताएं हैं वो सभी जो है निम्न स्तरीय हैं, वो सही नहीं है। जब ऐसी सोच लोगों के बीच में आ जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता की भावना कहते हैं। ठीक है, तो सांप्रदायिक राजनीति जो है वो इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही क्या करते हैं, धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। कि जो भी हम समाज के अंदर समुदाय देखते हैं वो किसके बेस पर बने होते हैं, वो केवल संप्रदाय के आधार पर बने होते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है बेटा। जब हमने पहले वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि लोग जो है उनमें विभाजन कई तरीके से होता है। कई काम के आधार पर विभाजन होता है, शिक्षा के आधार पर विभाजन होता है, इंटरेस्ट के आधार पर भी विभाजन होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लोगों का विचार होता है सांप्रदायिकता के अंतर्गत कि जो धर्म है वही जो है वो सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। ठीक है, देखो सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। किस तरीके से, नंबर 1 पॉइंट देखो, सांप्रदायिकता की सबसे, ये जो है हमारा क्वेश्चन भी है बेटा सेकंड वाला, उसका आंसर भी बनेगा यहाँ पर कि सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैन जीवन में ही दिखती है। कि दैन दिन का मतलब क्या है, दैनंदिनम का मतलब क्या है बेटा, कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये चीजें देख सकते हैं। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह यानी कि हम किसी के बारे में पहले से ही क्या करें, प्रिजुडिस कर लें कि भाई पहले से ही सोच लें कि भाई ये इस तरीके का है। ठीक है, तो वो चीजें कि जैसे हमने हिंदुओं को, मुसलमानों को पहले से ही बिना ही उनके बारे में जो है किसी प्रकार का अध्ययन किए बिना ही उनके बारे में अपने माइंड में ही उनके लिए कुछ भी जो है धारणाएं बना ली हैं, तो वो होता है पूर्वाग्रह। धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल हैं। ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही अंदर बैठी होती हैं। ठीक है, ये हमारे अंदर ही अंदर बैठी होती हैं ये सब चीजें। यानी कि हमारे दिमाग के अंदर जो है ये चीजें इस तरीके से जो है फिट हो जाती हैं कि भाई हमें पता भी नहीं होता कि हम कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के शिकार हैं और ये हम माइंड के अंदर हमारे ये चीजें चलती रहती हैं। सेकंड पॉइंट देखो, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय या राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। कि जो लोग जो बहुसंख्यक होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि जो बहुसंख्यक हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में है, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाते हुए जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उनके ऊपर जो है अपनी धार्मिक मान्यताओं को या अपने संप्रदाय को लादने की कोशिश करते हैं या फिर उनके धर्म को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि धार्मिक सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम है। ठीक है, ये बात आपने देखी होगी कि अक्सर जो है जब भी जो है कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी बात का विरोध करता है, गलत नीतियों का, गलत रीतियों का, गलत रीति रिवाजों का, अंधविश्वासों का विरोध करता है, तो उनको जो है अपने धर्मगुरुओं का वास्ता दे करके, प्रतीकों का, कि भाई इस तरीके की बातों का, मूर्तियों का, कुछ ना कुछ जो है उनके दिमाग में इस तरीके की बात बिठा दी जाती है कि अगर आप इसके विपरीत जाएंगे, अपने धर्म के विपरीत जाएंगे तो आपके लिए बुरा रहेगा, आपके साथ कुछ भी अहितकर हो सकता है। तो इस तरीके की भावनाएं जो है वो राजनीतिक दल भी लोगों के साथ जो है, जो राजनीतिक दल होते हैं वो भी लोगों के माइंड में, मतदाताओं के माइंड में इस तरीके की भावना पैदा करते हैं कि भाई आप अपने समुदाय को जोड़ के रखें, आप अपने जो है अपने ही जाति के कैंडिडेट को वोट दें जिससे कि आपके लिए अधिकतम विकास की योजनाएं बनाई जा सकें, आपके ज्यादा जो है आपके बारे में कार्य किया जा सके। ठीक है, और कई बार जो है सांप्रदायिकता बहुत ही बुरा रूप ले लेती है। कैसे कि जब लोगों को, जब जैसे अभी ये सीए बिल वाला काम हुआ था तो तब जो है मुसलमानों ने, देखो यहाँ पे मुस्लिम कैटेगरी के लोगों ने बहुत ज्यादा हिंसा किया, दंगा किया, नरसंहार किया, इस तरीके की चीजें भी सामने आती हैं। जब कभी कभी लोगों को ये लगता है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय को ये लगता है कि हमारे साथ जो है हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है या हमारे अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कुछ भी इस तरीके का दिखाई देता है, तो बेटे उस सिचुएशन में भी क्या करते हैं लोग जो है
खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ हो जाते हैं और तोड़फोड़, हिंसा, दंगा इन चीजों पर उतर आते हैं। तो ये सांप्रदायिकता का सबसे बुरा रूप माना जाता है। ठीक है। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष शासन की बात कही गई है कि धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है बेसिकली। इसके बारे में जो है धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो भारत ने जो है, भारत के अंदर बहुत सारे धर्म है, इसलिए जो है भारत ने किसी भी धर्म को जो है आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। और भारत ने क्या किया है बेटा, भारत ने जो है इंडिया को धर्मनिरपेक्ष कंट्री यानी कि धर्मनिरपेक्षता का मॉडल जो है हमने अपनाया है अपनी कंट्री के लिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि हम सभी धर्मों के प्रति जो है हमारा हम सभी धर्मों को समान समझते हैं और किसी भी धर्म को हमने यहाँ पर हमारे देश में राज धर्म का जो है कैटेगरी उसको नहीं दी है, कि विशेष दर्जा नहीं दिया है। जैसे श्रीलंका में बेटा बौद्ध धर्म को, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को जो है वहां पर इस तरीके से जो है संविधान के द्वारा अंगीकार किया गया है और उसको राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया है। ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में किसी भी धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो है संविधान भी क्या करता है, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने का और प्रचार करने की पूरी आजादी देता है। ये भी धर्मनिरपेक्षता मॉडल की विशेषता है। ठीक है। ये एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष मॉडल की विशेषताएं हैं। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है, अवैधानिक घोषित करता है, यानी कि गैर कानूनी बताता है। अगर किसी के साथ कोई भी धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है, मान लो स्कूल में एडमिशन देना है, कहीं कॉलेज में, नौकरी में, अगर इस तरीके से किसी सामाजिक स्थल पर, सार्वजनिक स्थल पर, ठीक है, कहीं पर भी जो है ऐसा किया जाता है, भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पर, तो उसको गैर कानूनी मानते हुए उसके लिए दंड भी दिया जा सकता है। उसके बाद देखो, इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई ये धर्म, आप अपने अपने धर्म को तो प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये छूट है धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत, लेकिन आप धर्म के नाम पर जो है लोगों के साथ जो है अंधविश्वास करें, उन पर अत्याचार करें या उनकी भावनाओं का दुरुपयोग करें, किसी भी तरीके का अगर ऐसी कोई एक्टिविटी देखी जाती है तो वो पूरी तरह से क्या है, वो पूरी तरह से जो है सरकार की तरफ से गैर कानूनी घोषित की गई है और उसके लिए जो है दंडनीय अपराध की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है। इसके बाद जो है जाति और राजनीति के, जाति किस प्रकार से राजनीति को और राजनीति किस प्रकार से जाति को प्रभावित करती है, ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहता है हमारे इस लेसन का। देखो क्या होता है कि हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी थी। इनमें से एक मोटे तौर पर सकारात्मक तथा लाभदायक और दूसरी नकारात्मक और नुकसानदेह। तो आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। जातिगत समानताएं, असमानताएं। देखो, सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जातिगत असमानताएं। देखिए, हमारे समाज में जो है क्या है कि अधिकतर समाजों में क्या होता है कि जैसे भारतीय समाज को अगर हम देखते हैं तो भारतीय समाज में भी जो असमानताएं हैं वो कहीं न कहीं कहाँ से आई हैं बेटा, वो उसका आधार जो है श्रम रहा है कि जो शुरू में जिस प्रकार का जो भी कार्य होता था उसके आधार पर जो है जाति व्यवस्था निर्धारित की गई है। ठीक है। शुरू में तो ऐसा ही था, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया कि जो जिस जाति में पैदा होने लगा फिर धीरे धीरे वो उसी काम में जो है उसी काम में लग जाता और उसको उसी काम से डिनोट किया जाने लगा। ठीक है। इंडिया के अंदर इस तरीके से जो है ये यहाँ पर जो असमानताएं ऐसे आई कि एक खास अर्थ में भिन्न है। इसके देखो, इसमें पेशे के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। इसका लाइन का मतलब क्या है कि जो कास्ट सिस्टम है इट इज बेस्ड ऑन दी जो वर्क। ठीक है। जो वर्क लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो है प्रोफेशन क्या है, उससे जोड़ करके जो है इनको सिस्टम को तैयार किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है कि देखो, एक जाति समूह के लोग या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है। और जो उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है तथा अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है और न महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी
उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ये आपको समझ रहे हैं, यहाँ पर जो एक कास्ट सिस्टम को बताने की कोशिश की गई है, वर्ण व्यवस्था जिसको यहाँ पर शब्द दिया गया है कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है कि जाति समूहों का पदानुक्रम, यानी कि सबसे ऊपर जो है ब्राह्मण है, उसके बाद वैश्य हैं, उसके बाद जो है ये सबसे ये शूद्र हैं, इस तरीके से जो बनाया गया है सिस्टम, उसकी बात यहाँ पर की गई है। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये होता है। ठीक है, वैश्य हैं, तो वो सब चीजें हैं। तो कास्ट के आधार पर जो है समाज को बांटा गया है। इसमें देखो जो है ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, ये नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं नामों को, और पेरियार, रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की है और उसके लिए काफी काम भी किया है। ठीक है, तो इन सब महापुरुषों ने जो है बहुत ज्यादा प्रयास किया और सामाजिक और आर्थिक बदलावों के चलते जो है आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव भी किया है। ठीक है, तो आर्थिक विकास और शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास और पेशा चुनने की आजादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से भी जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आया है। इन सब चीजों का मतलब क्या है कि आर्थिक विकास के लोग जो हैं अब पढ़ लिख करके, जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है तो लोग पढ़ लिख करके अभी जो है अपने पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड काम नहीं, बल्कि वो जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं। शहरीकरण मतलब अब लोग जो है गाँव को छोड़ करके, गाँव से निकल करके शहरों की तरफ आ रहे हैं, इधर आकर के बसने लगे हैं, जहां पर उनके लिए जाति वगैरह कोई मैटर नहीं करती है कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे जो है ये जाति जो का प्रभाव था वो अब धीरे धीरे पहले से कम होने लगा है। ठीक है, संविधान में भी किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है और संविधान में ने जो है जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार भी तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर से भारत लौट करके आएगा तो उसे वो यहाँ पर के बदलावों को देख करके हैरान हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो हैं, जो यहाँ पर सदियों से चला आ रहा था, जो अव्यवस्था चली आ रही थी, वो सब अब धीरे धीरे करके खत्म कर दी गई है। लोगों के अंदर जो है जातिगत जो भेदभाव है उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि जातिगत जो है भेदभाव उसको खत्म करने का यह जो है वो क्या है तरीका कि उसको कैसे खत्म किया गया है, यानी कि जातिगत जो असमानताएं थी अब खत्म हो गई हैं। लेकिन राजनीति में जाति का क्या महत्व है, अगर हम इस बात पर बात करें तो जैसे हमने सांप्रदायिकता वाली बात करी कि सांप्रदायिकता जो है वो राजनीति के लिए अच्छी चीज नहीं है बेटे, उसी तरीके से सांप्रदायिकता की तरह ही जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे सांप्रदायिकता वाले क्या मानते हैं, वो भी धर्म को मानते हैं सामाजिक समुदाय का आधार, और जाति वाले यहाँ पर अपनी जाति को जो है सामाजिक समुदाय के गठन का आधार मानते हैं। तो इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग स्वाभाविक रूप से क्या समझते हैं, वो एक सामाजिक समुदाय के अपने आप को समझते हैं और वो दूसरी जाति के लोगों को अपने से निम्न समझते हैं या उनके हितों को जो है वो ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि भाई जो जिस जाति में वो पैदा हुआ है वो उस जाति को ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहा है और दूसरों को अपने से निम्नतर या अपने से कमतर आंकते हुए उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। राजनीति के अंदर तो जो है जाति का बहुत भयंकर काम हो सकता है कि देखो जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है। ठीक है, तो ये ध्यान में, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी किसी कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है तो बेटे वहां पर ये ध्यान रखा जाता है कि कितनी सारी जो है कौन सी कास्ट के लोग वहां पर बहुसंख्यक हैं, जिस कास्ट के ज्यादा लोग रहते हैं उस कास्ट के ही कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जाति से प्रभावित होकर के और उस कैंडिडेट को वोट डालेंगे और जिससे कि वो कैंडिडेट जीत जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। दूसरा पॉइंट है कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं, यानी कि इस तरीके के भाषण वगैरह देते हैं। उसके बाद जो है सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई है जिन्हें अभी तक छोटा या नीचा माना जाता था। देखो इसमें इस बात का क्या, इस लाइनों का मतलब क्या है कि जिन लोगों को पहले
कम समझा जाता था। अब उनको भी वोट का जो है, उनके पास वोट की ताकत है, उनका भी वोटिंग जो है, उनका भी वोट काउंट होता है, तो इसलिए जो है अब उन लोगों को भी महत्व दिया जाने लगा है जिनको पहले पूछा भी नहीं जाता था। तो अब जो है उन लोगों को भी जो है पूछा जाने लगा है जिनको पहले जो है दलित या जो है नीचा छोटा माना जाता था, उन सब लोगों को भी वोट का के कारण उनकी भी पूछ अब पहले से ज्यादा बढ़ी है। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है, कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है। जरा इन चीजों पर भी गौर करें कि ये वाले वो पॉइंट्स है बेटा, कि जहां पर ऊपर वाले जो पॉइंट हमने डिस्कस किए वहां पर तो क्या है कि नेता जाति से प्रभावित होते हैं और जातिगत भावनाओं के चलते जी जो है वो अपने वोट के प्रचार करते हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। अगर हम वास्तविकता देखें तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो है यही बात सही है। यहाँ पर और भी कुछ बातें हैं कि देखो, देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज्यादा लोगों का समर्थन चाहिए। ठीक है, कि आप ये कह दें कि सारे जो है किसी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ कोई एक तरीके के एक ही जाति के लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। बड़े बड़े जो है इलाके होते हैं, संसदीय चुनाव में बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, तो वहां पे अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट भी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं बेटे कि जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो शिक्षित हैं और वो शिक्षित होने के नाते जो है वो कैंडिडेट की क्वालिटी को भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वो जो है अपनी जाति वाले को ही वोट देते हैं, ऐसा भी नहीं है बेटा। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो किसी न किसी जाति के मतदाताओं के सामने उसका जाति का ही एक उम्मीदवार भी नहीं होता है। तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, कि कभी कभी जो है अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में बहुत सा एक ही जाति के ज्यादातर लोग रहते हैं तो वहां पर बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं। ठीक है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वहां पर कोई अल्पसंख्यक समुदाय है, जाति है, तो वहां उनका एक भी कैंडिडेट ना हो, तो वो अपने मनपसंद कैंडिडेट को थोड़ी वो अपने जाति के आधार पर थोड़ी चुनेंगे, तो वो तो जो है कैंडिडेट की योग्यता के आधार पर ही चुनेंगे। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं होता। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि जाति के आधार पर ये सारे पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि राजनीतिक दलों में जो है जाति और समुदाय बेशक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग केवल जो है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी को जो है वो वोट देते हैं। वो ये देखते हैं कि कौन सी राजनीतिक पार्टी अच्छा काम करती है, सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का भी चुनाव, इन सब चीजों का भी अक्सर निर्णायक असर होता है। ये सब चीजें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर किसी प्रतिनिधि ने, किसी कैंडिडेट ने अच्छा काम नहीं किया है और वो चाहे किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हो, लेकिन अगर उसने अच्छा काम नहीं किया है तो भी वो निश्चित रूप से हार का सामना उसको करना पड़ सकता है। तो ठीक है, तो ये आज हमारा इतना जो है इसके लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि फिर जो है बड़ी वीडियोस हो जाती हैं बेटा, फिर वो मेरे को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और आप बच्चों को समझने में भी देखने में भी दिक्कत रहती है, तो इसलिए जो है सेकंड पार्ट इसका, जाति के अंदर राजनीति क्या भूमिका निभाती है, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको बात को आपको समझाऊंगी। ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।